नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी AKTU के 2019 के पेपर को। इसका बुकलेट कोड आपको दिख रहा होगा, AA है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिस्ट्री के पोर्शन को, रिस्पेक्टिव फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आप सर्च करेंगे यूपीएससी AKTU UP2 एंट्रेंस केमिस्ट्री, आप सर्च करेंगे हमारी प्लेलिस्ट पे, तो आपको यूपीएससी से रिलेटेड आने वाले सभी वीडियोस को वहाँ पर मिलेंगे। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर इस सेट में है केमिस्ट्री का। स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन P4 + 3 NaOH + 3H2 टेंड्स टू इतना इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। दोस्तों, ये जो है डिस्प्रोपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो फॉस्फोरस एटम है वो दो तरह का कंपाउंड बनाना है और दोनों में वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका अलग अलग होगा, तो ये डिस्प्रोपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द गिवन 3 रिएक्शन 1, 2 एंड 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। तो इस रिएक्शन के लिए K1 दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए K2 दिया है और इसके लिए K3 दिया है, तो इन दोनों को रिलेट करना है हमें। तो आप ध्यान से देखें, अगर K1 और K2 को हम प्लस कर दें तो यहाँ पर CH4 हो जाएगा, यहाँ पर 2H2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4H2 हो जाएगा और CO कट जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका K3 मिल जाता है। और इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड करने के लिए जो ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। द थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. What mass of Cu and zinc were deposited? इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो रिस्पेक्टिव मास होता है मेटल डिपॉजिटेड का, वो उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल। मतलब Ag का जो मास होता है वो होता है 107, जिंक का होता है 65 और कॉपर का होता है 63। इसको ऐसे समझिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप करेंगे क्या कि करंट तो तीनों में कांस्टेंट जाएगा, तो मास डिपॉजिटेड of zinc upon mass deposited of silver, that is 1.45, will be equal to equivalent weight of zinc, that will be 65/2 upon equivalent weight of silver, that will be 107/1। दोस्तों, ये 2 और 1 कैसे आ रहे हैं? ये 2 और 1 इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूले से आ रहे हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ऑन द आयन। यहाँ पर जिंक पर +2, Ag +1 और Cu पे +2 का चार्ज है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जिंक के लिए आपका वैल्यू आ जाएगा 0.44 ग्राम। अब जिंक के लिए 0.44 ग्राम आएगा तो यहाँ हम देखेंगे 2 ऑप्शन है। सिमिलरली आप कॉपर के लिए भी सॉल्व करेंगे, तो कॉपर के लिए करेंगे तो कॉपर अपॉन 1.45 विल बी इक्वल टू 63/2, 107/1। कॉपर के लिए सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपका वैल्यू आ जाएगा 0.427। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लीनियर शेप। इनमें से किसके पास लीनियर शेप नहीं है? ZnFe2 का लीनियर शेप होता है, CH3+ को आप बनाने की कोशिश करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा और पाई का वैल्यू 0 होगा। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, इसलिए ये लीनियर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 करके, बहुत लंबा चौड़ा। लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं आपको जब आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत आसान से ट्रिक दूंगा कि आप जल्द से जल्द एटम को देखकर, कंपाउंड को देखकर, मॉलिक्यूल को देखकर उसका डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स। H2O आपको दिया है, HF दिया है, NH3 दिया है। इसका बॉइलिंग पॉइंट में आपको अरेंज करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो दोस्तों ये तीनों ही जो एटम्स हैं ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी H2O में ज़्यादा होती है, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा HF से ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका सही बैठ जाएगा। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए होता है क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, लोन पेयर एटम्स होते हैं और ये उसको डिसेबल करता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट इतना KSP इज गिवन। इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। इसको अगर कॉपर सल्फेट को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कॉपर +2 बनेगा और SO4 2 माइनस बनेगा। इसकी सॉल्युबिलिटी SS है। सॉल्युबिलिटी आप निकालने जाएंगे तो S² विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻⁻6। S का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर। तो ये आपका हो जाएगा मोल पर लीटर में। अब सॉल्युबिलिटी कैल्शियम सल्फेट की आप निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2 अपॉन कॉपर सल्फेट का आप निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो कॉपर का होता है 63, सल्फर 32, ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 159। 2 अपॉन 159 अपॉन वॉल्यूम आपसे पूछा, अपॉन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे वॉल्यूम के लिए तो आपका वैल्यू आएगा 4.9 लीटर के अराउंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। व्हाट इज द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ करेक्ट वैल्यू होगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 400 केल्विन if the value of delta H naught enthalpy change is 77.5 kilojoule per mole and change in entropy will be 135 joule per Kelvin per mole। और ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा तो डेल्टा जी का वैल्यू निकालना होगा। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी आपको। एक होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे दोनों नॉट में रहेगा डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 nRT log Kc का। यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी गिवन, डेल्टा एस और डेल्टा एस दोनों का वैल्यू गिवन है। इसका यूज करते हुए आप डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। डेल्टा जी नॉट निकालने के बाद आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ पर आप जो है चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, नंबर ऑफ आयंस का चेंज देख लेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद लॉग का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने पे लॉग का वैल्यू दोस्तों ए ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड डिसोसिएट 1.3% what will be the pH of n/10 solution of the following। 1.3% वो डिसॉल्व करता है तो इसका मतलब 1.3% का मतलब हो गया कि 1.3 अपॉन 100 यानी कि 0.013 यानी कि 13 × 10⁻³ ये आपका H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा। pH ले लेंगे माइनस लॉग दोनों का तो ये हो जाएगा 3 - log 13। इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 3 - 0.114 के नाम यानी कि 2.886। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज H शो 0 एंड इन विच कंपाउंड डज हाइड्रोजन शो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इनमें से कौन से कंपाउंड में -1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का यहाँ पर कैल्शियम का
जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा और हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड वुड बी रिड्यूस बाय सी। कार्बन इनमें से कौन से ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा? दोस्तों कार्बन जो है जिंक के ऑक्साइड को, आयरन के ऑक्साइड को और लेड के ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाता है। जिंक के ऑक्साइड को, आयरन के ऑक्साइड को, लेड के ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, टाइट्रेशन कर्व इफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको कर्व दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं HCl को, उसके पीएच में क्या अंतर आएगा? तो जैसे कि आप जानेंगे, आप स्ट्रॉन्ग बेस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करेंगे सबसे पहले उसका पीएच जो होगा वो घटना स्टार्ट होगा और घटते 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 एक जो है पीएच इक्वल टू 7 पर आएगा और फिर और घटते पे एसिडिक हो जाएगा। तो ऐसा कर्व आपको पकड़ना है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl बढ़ाने पर पीएच घटे। तो उसमें से ऑप्शन नंबर 3 सी जो है उसमें ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। केल्विन इक्वेशन इज रिलेटेड टू, केल्विन की जो इक्वेशन होती है दोस्तों वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड से रिलेट करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, नायलॉन 66 इज फॉर्म्ड बाय। नायलॉन 66 जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा जब पॉलीमर चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। IUPAC नेम रखना है, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। यहाँ पर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से OH से 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा। 2 पर आपका मिथाइल होगा और 5 पर क्लोरीन होगा, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में आप वर्ड को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए 5 क्लोरो पहले लिखेंगे और 2 मिथाइल बाद में। ये हो जाएगा आपका 5 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्वेश्चन नंबर 65 है, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट M इज 51.7 इफ 2 isotopes of M50 and M52 are present then percentage of occurrence of M50 in nature will be। M50 की occurrence के बारे में पूछा हुआ है, तो आप मान लीजिए कि M जो 50 है वो आपका X अमाउंट में प्रेजेंट है, X परसेंटेज में, तो M52 आपका 100 माइनस X परसेंटेज में प्रेजेंट होगा। और एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे, X अपॉन 100 इंटू 50 प्लस 100 माइनस X अपॉन 100 इंटू 52 विल बी इक्वल टू 51.7। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50x प्लस 5200 माइनस 52x will be equal to 5170। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 15%, यानी कि m जो 50 है वो आपका 15% अमाउंट में प्रेजेंट है और M52 आपका 85% अमाउंट में प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ T half life of reactant are changes with initial reactant concentration A naught, the order of reaction will be। दोस्तों एक रूल होता है, T half is directly proportional to 1 upon A to the power n minus 1। ठीक, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए होता है। यहाँ पर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी कंडीशन में n का वैल्यू केवल 2 होगा, तभी ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। तो अब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, तो C का वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अगला क्वेश्चन है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो हम देखते हैं, पहला फर्स्ट देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 है, L इज इक्वल टू 2 है, M इज इक्वल टू -2 है, S इज इक्वल टू -12 है।
सेकेंड में n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -12। थर्ड में n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +12। फोर्थ में n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -3, s इक्वल टू -12। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये m का जो वैल्यू होता है वो हमेशा प्लस से लेकर -l की वैल्यू पर ही रेंज करता है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम l की वैल्यू वो 2 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम m की वैल्यू प्लस से -2 होनी चाहिए, लेकिन ये -3 हो गया है, इसके ऑप्शन ये गलत नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज हाई स्पीड। हाई स्पीड के लिए दो कंडीशन होती है दोस्तों। पहली कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास लो होना चाहिए। सेकंड होती है लो मॉलिक्यूलर मास। T/m का रेशियो हम कंसीडर करते हैं। T/m का जो रेशियो है इन चारों में से वो सबसे ज़्यादा होता है H2 के लिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, इसीलिए H2 की स्पीड जो मैक्सिमम होती है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 N2O4 is 38.3 at 27 degree centigrade. What will be the mole of NO2 in 100 mole mixture? तो दोस्तों वेपर डेंसिटी आपको दी हुई है और 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो मिक्सचर है वो आपका हो जाएगा 76.6। तो 76.6 आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास का मिक्सचर। अगर मैं दोनों को एक मोल की कंसंट्रेशन में ले लेता, 1 मोल NO2, इसका वेट आपका हो जाएगा 14 + 32 यानी कि 46 ग्राम, और 1 मोल में कंसंट्रेशन में ले लेता N2O4, इसका वेट हो जाएगा आपका 28 + 64 92 ग्राम। तो अगर 2 मोल का आपका मिक्सचर होता टोटल में, तो उसके अंदर आप 2 मोल मतलब के अंदर 56 + 92 ग्राम रिस्पेक्टिवली इनका वेट होता। ठीक, 2 मोल के अंदर इतना यानी कि ये आपका हो जाएगा 138 ग्राम। 138 ग्राम 2 मोल को पॉजेस करता है, तो 76.6 ग्राम कितने को पॉजेस करेगा वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 138/2 इंटू 76.6 ग्राम। अब हम देखेंगे कि 2 मोल के अंदर अगर इतने ग्राम ये रहता है, इतने ग्राम ये रहता है, तो इतने 2 मोल के अंदर रिस्पेक्टिव इतने ग्राम रहता है, तो इतने मोल पहले मोल को कैलकुलेट करेंगे। मोल को कैलकुलेट करने के बाद हम ग्राम से उसको कोरिलेट करेंगे कितने ग्राम रिस्पेक्टिव प्रेजेंट है, फिर रिस्पेक्टिवली जो मोल्स आए हैं उनको 100 मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा टीडियस और लंबा प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही लंबा सॉल्यूशन आएगा। उसके लिए उसके बाद आपका आंसर जो होगा NO2 के लिए रिस्पेक्टिव होगा 33.48 मोल। क्वेश्चन नंबर 70 है द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन। जो इंथैल्पी चेंज होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस, इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, जिस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। इंथैल्पी चेंज स्टेट पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, और इनिशियल एंथैल्पी, इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बीच में आए हुए कोई भी इंटरमीडिएट प्रोसेस पर या रिएक्शन पर वो डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट वाई विल बी। इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट वाई क्या बनेगा। दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये नंबर ऑफ कार्बन चेन को चेंज करने का रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल है। इस कंप्लीट रिएक्शन के बाद 4 मॉलिक्यूल यानी कि साइक्लोब्यूटेन की चेन बन जाएगी। साइक्लोब्यूटेन की चेन का पहले आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है,
SOCl2 से क्लोरीन का एडिशन होता है। और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। इसके लिए अभी के लिए इसका फाइनल आंसर आप सी को याद कर लीजिए, लेकिन जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं इसका पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको वहाँ पर पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द रिएक्शन ऑफ P4 विथ X लीड्स सेलेक्टिवली टू P4O6, द X विल बी, जो X होगा इसमें एक मिक्सचर होगा O2 और N2 गैस का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सो एसिड एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, द एनहाइड्रेट ऑफ दैट ऑक्सो एसिड इज, एनहाइड्रेट उस ऑक्सो एसिड का जो होता है वो Cl2O होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ 2-ग्लूकोज, amylo is a component of cellulose, protein is composed of only one type of amino acid in cyclic structure of fructose, there are 4 carbons and 1 oxygen atom। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ 2-ग्लूकोज, यही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ मेलाकाइट इज, मेलाकाइट दोस्तों एक कॉपर का एक ओर होता है, इसमें कॉपर की कंसंट्रेशन होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C होता है, CuCO3 इंटू CuOH का ट्वाइस। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या होगा, आप मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग करेंगे आप, इसको आप नंबरिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये जो है प्रोपानोएट, मतलब प्रोपानोएट जो है OH फॉर्म कर रहा होगा, तो OH ये फॉर्म कर रहा है और इसका जो नंबर इसमें इथाइल और मिथाइल दोनों को प्रेजेंट है, तो यहाँ आप नंबरिंग करेंगे तो ये 2 पर ये आपका मिथाइल प्रेजेंट है और इथाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल इथाइल प्रोपेन नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि जो नंबरिंग IUPAC की नंबरिंग के अकॉर्डिंग ई पहले आता है लेटर में, एम बाद में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, विच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों रूट अंडर n इंटू n+2। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें किसमें से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों ये 3D सीरीज के एटम है, तो 3D सीरीज के सारे एटम्स को हम लिख लेते हैं। थ्री डी सीरीज के एटम है, ये रिस्पेक्टिव 10 एटम्स है 3D सीरीज के, ठीक। यहाँ पर आपका जो आउटर मोस्ट एटम में रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये यहाँ पर होता है 3D4 4s2, रिस्पेक्टिवली 3D5 4s2, 3D6 4s2 और 3D7 4s2। क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और यहाँ पर लास्ट में हो जाता है 3D9 4s2। अगर आप देखोगे तो क्रोमियम के अंदर +2 स्टेट में ये बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोबाल्ट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज प्लस में है, तो मैग्नीज प्लस आपका आंसर हो जाएगा, उसी के पास हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगी। In the Sandmann's reaction, this group of diazonium salt is replaced by Sandmann reaction में ये जो ग्रुप होता है ये हैलाइड ग्रुप द्वारा रिप्लेस होता है। अब ये रिएक्शन क्या होता है और इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करें, जिसमें हमने पहला टॉपिक ख़त्म किया है और आने वाले दिनों में सारा टॉपिक ईयर वाइज सेशन में ख़त्म करने वाले हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रांच पॉलीमर को हम लोग अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, और जो सीरीज पॉलीमर होता है उसको अमाइलोज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द लोएस्ट पीके वैल्यू। लोएस्ट पीके वैल्यू का क्या मतलब है पहले समझते हैं। अगर पीके वैल्यू अगर लोएस्ट है उसकी, तो उसका मतलब है उसकी के वैल्यू हाईएस्ट होगी, और अगर के वैल्यू हाईएस्ट है तो वो अच्छा एसिड होगा। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा अच्छा एसिड है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लगे हुए रिस्पेक्टिव में। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इसको ऐसे देख सकते हैं आप, जैसे कि जितने ज़्यादा आपका ये जो COOH ग्रुप है ये किसमें आसानी से हाइड्रोजन को लीव करेगा और बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा या रेजोनेंस को के फैक्टर को शो करेगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे जहाँ पे 3 क्लोरीन ग्रुप हैं, यहाँ पर आसानी से हाइड्रोजन को यहाँ पर ये ग्रुप लीव कर देगा और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपका रेजोनेंस शो करेगा। Which of the following alcohol is dehydrated most easily by concentrated H2SO4? इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अभी सी कैसे सही होगा ये आप हमारी लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करें, उसको फॉलो करेंगे तब आपको पता चलेगा। Which of the carbonyl compound will have most polar? मोस्ट पोलर कौन सा होगा? मोस्ट पोलर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है चारों ऑप्शंस में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अटेम्प्ट करेगा और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो बगल में बल्कि ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन पंप करके वो कार्बन के इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जिस ऑप्शन में कार्बन का चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा वो आपका मोस्ट पोलर ग्रुप होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स है, यहाँ पर भी रिस्पेक्टिव ग्रुप है, यहाँ पर भी एक ग्रुप है और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, तो मोस्ट पोलर हो जाएगा आपका डी। द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन विल बी। ये सीक्वेंस आपका रिएक्शन दे रखा हुआ है डायोजेनियम सॉल्ट के साथ, पूछा है आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। इस फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों ये होगा कि इसमें बेंजीन जो रिंग है, ये रिएक्शन बेंजीन रिंग में एक साइक्लिक रिंग को दूसरी साइक्लिक रिंग से, नॉन साइक्लिक रिंग को नॉन साइक्लिक रिंग से, यानी कि एक लीनियर या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। इस रिएक्शन में आप देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो ग्रुप है वो पूरा जाके डायरेक्टली अटैच कर जाएगा। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है वो जानने के लिए आप हमारे ऑर्गेनिक ग्रुप को फॉलो करें। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो ग्रुप चलेगा उसमें मैं डिटेल में इस पर चर्चा करूँगा कि कैसे सारे रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है और कैसे आप देखकर प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अभी सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर आपको 4 आयंस दे रखे हैं, इसमें पूछा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। वो आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होगा। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सब में माइनस चार्ज है, तो इसका ओरिजिनल कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C333H, ये हो जाएगा CH2, ये होगा आपका CH3 और ये आपको फॉर्म करेगा CH3OH। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तीनों ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसके कंपेयर में, तो इसका मतलब इसका आयन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन बाय। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स को गैसेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग में होता ये है कि लिक्विड जो हाइड्रोकार्बन है वो छोटे छोटे और हाइड्रोकार्बन में टूट जाते हैं और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला है टॉटोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय। टॉटोमेरिज्म दोस्तों क्या होता है, वो भी टॉटोमेरिज्म के ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अपनी ऑर्गेनिक की लेक्चर सीरीज में। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान रहे टॉटोमेरिज्म में होता है कि डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है और दोनों इंटर कन्वर्टिबल होता है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जहां आपको दिख जाए
या फिर डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहाँ दिख जाए वो इंटर कन्वर्टिबल हो तो वो टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट हैजार्डियस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो मोस्ट हैजार्डियस मेटल पॉल्यूटेंट होता है वो होता है लेड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्फ बॉल वेइंग 200 ग्राम एंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर इज ऑफ ऑर्डर। दोस्तों ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यहाँ h का वैल्यू होता है 6.62 10⁻34। मास आपको दिया हुआ है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 1/5 और यहाँ पर 5 मीटर पर आवर है। इस आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 से 5 कट जाएगा और ऑर्डर की जहाँ तक बात है तो ये आपका 10⁻³ के मीटर के ऑर्डर के अराउंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 सिलिकॉन्स। हाँ, सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकेन्स। जो सिलिकॉन्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो कि ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकेन्स के हाइड्रोलिसिस के बाद फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 6% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्स। व्हाट विल बी एटॉमिक मास ऑफ सोल्यूट एक्स। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, मतलब π1 विल बी इक्वल टू π2। पाई इज इक्वल टू CRT होता है, यानी कि C1 RT विल बी इक्वल टू C2 RT। RT से RT कट जाएगा तो C1 विल इक्वल टू C2। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे यूरिया की, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये हो जाएगा आपका 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2। इसका समेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 60। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा सॉल्यूशन का, अगर हम अमाउंट को इक्वल मान लें तो इसका गिवन वेट हो जाएगा 10/60 और यहाँ पर कंसंट्रेशन 6% है तो यानी कि 6/x। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ O2 F- Cl-, इसको हमें करेक्ट ऑर्डर साइज में रखना है। दोस्तों जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना ज़्यादा बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा साइज होगा आपका O2- का और फिर होगा आपका फ्लोरीन- का। O2- और फिर फ्लोरीन-। ऐसा दो ऑप्शन है जहाँ पर O2- है फिर फ्लोरीन- है। अब आती है बात कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसका साइज ज़्यादा है। तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली इन द पीरियोडिक टेबल वी विल गेट टू नो दैट एटॉमिक मास इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मतलब ऑक्सीजन का जो साइज होगा वो हमेशा फ्लोरीन के साइज से बड़ा होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली हेल्ड इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बाय। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो हमेशा वो वैन डर वाल्स फोर्सेस से अट्रैक्शन में रहते हैं। लेकिन अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आपके पोलर हों HCl के फॉर्म में तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं किया गया है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए आपसे ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैन डर वाल अट्रैक्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों द नॉर्मल डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज्ड इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आमतौर पर CaCl2 का इस्तेमाल होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। अगला है 94 B2H6 रिएक्ट विद CH3 3N टू प्रोड्यूस।
B2H3H6 का जो रिएक्शन है मैं और BH3 का पॉलीमराइजेशन, ये सारी चीज़ें मैं एस ब्लॉक में पढ़ाऊँगा। और जो चीज़ें जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं उन सब जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर ऐसे बताए हैं जिनका डायरेक्ट आंसर लिखवाया है और आपको लेक्चर सीरीज ज्वाइन करने को कहा है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म्स और आने वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली खुद से खुद अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखा है और पूछा है ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जो HCl होगा वो H+ और Cl- में टूट जाएगा और यहाँ पर जो है बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl आपका यहाँ इस पे आके जुड़ेगा और H आपका यहाँ पर जाके जुड़ेगा, तो फॉर्मेशन होगा आपका कंपाउंड नंबर C का। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H4। अल्केन के हर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। n = 4 से लेकर n = 7 तक, यानी कि ब्यूटेन से लेकर हेप्टेन तक, अगर आपसे कंपाउंड के अंदर स्ट्रक्चर आइसोमर पूछ लें तो आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n - 4 + 1। 2 की पावर n - 4 + 1 का आप फॉर्मूला यूज करोगे, n का वैल्यू रख दोगे, ऐसे यहाँ पे n का वैल्यू 6 है तो 6 कर दोगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की संख्या आ जाएगी 5। ये 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट considering E as an electrophile when the following substrate is subjected to electrophilic aromatic substitution। ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब वो उनके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, वो हमेशा ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। दोस्तों ये जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ई का मॉलिक्यूल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है और पैरा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये हमेशा इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, द सेकंड ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे विथ वेवलेंथ इतना फ्रॉम सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस एट एंगल इतना, द डिस्टेंस ऑफ स्कैटरिंग प्लेन्स विल बी। डिस्टेंस आपसे पूछा है, ब्रैग डिफ्रैक्शन एक्सरे का करवाया है, तो ब्रैग डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है n लैम्डा = 2d sin थीटा। d का वैल्यू पूछा है तो हो जाएगा n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। यहाँ पर आप देखेंगे n का वैल्यू 2 है, लैम्डा का 2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है और साइन 60 यानी कि 3/2, ये हो जाएगा 4/3 एंगस्ट्रॉम। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपका 2.3 एंगस्ट्रॉम के अराउंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, गोल्ड सॉइल इज नॉट। आपको चेक करना है गोल्ड सॉइल इसमें से क्या नहीं है। तो गोल्ड सॉइल एक मैक्रोमोलिक्यूल क्लोराइड होता है, लायोफोबिक क्लोराइड भी होता है और नेगेटिवली चार्ज भी होता है। तो इनमें से क्या नहीं है, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स वॉलेटाइल कंपाउंड विथ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करता है निकल के साथ। दोस्तों ये था यूपीटीयू के केमिस्ट्री का डिटेल्ड सॉल्यूशन और इसके फर्दर पार्ट्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स जल्दी अपलोड होंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा कोई क्वेरीज आपको रहेगी तो आप हमें टेलीग्राम के चैनल पर भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में आपको इसी ईयर के केमिस्ट्री और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के रिस्पेक्टिव वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो रिस्पेक्टिव एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।